Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Practice Corner, and this is Himani, and today we're gonna discuss some practice questions on CDP जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस एंड टेट एग्ज़ाम्स में और बेसिकली रीट और KVS वगैरह में ज़्यादातर पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे. और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत स्पेशल हैं क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार पूछे गए हैं. ठीक है, तो आई होप अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. इफ़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ मीन्स टू एन एंड देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़. क्वेश्चन का ये मतलब है, अगर बाहरी अभिप्रेरणा मतलब बाहर से अगर आपको कोई मोटिवेशन मिलती है तो समझ लो कि वो एंड है, और अगर आपकी अंदर से कोई मोटिवेशन आती है तो फिर वो क्या कहलाएगी? बिगनिंग कहलाएगी. बिगनिंग और एंड दोनों कहलाएगी. एंड कहलाएगी या फिर नन ऑफ द अबव. ये नन है बच्चा. ठीक है, बताओ क्या कहलाएगी? देखो, जब हमें बाहर से कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो वो एंड है. इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम बाहर से कुछ मिल रहा है इसलिए हम किसी काम को करने के लिए इच्छुक हैं या फिर प्रेरित हैं तो वो काम एंड है. बल्कि जब अंदर से हमें कोई मोटिवेशन आती है तो वो क्या है? बिगनिंग है. यही इसने पूछा था, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? बिगनिंग. अंदर से जब हमें मोटिवेशन आती है तो वो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ को करने की, है ना. Second question, psychologists believe that there is a primary means by which ego keeps the lid on the id. It is called. देखो, सिगमंड फ्रॉइड जो थे हमारे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ईगो, ईद और सुपर ईगो का, है ना. ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था. इसमें उन्होंने कहा था ये जो ईगो है वो हमारा कंट्रोल या बैलेंस करती है किन दोनों के बीच में? ईद और सुपर ईगो. ईद हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि हमसे कुछ भी गलत काम करवा के हमसे सेटिस्फाई करवा सकती हैं उन चीज़ों को. और सुपर ईगो क्या होती है? मोरालिटी बेस्ड होती है. जो चीज़ें सही होती हैं हमको सिर्फ वही चीज़ें करने के लिए प्रेरित करती हैं. और ईगो क्या होती है? इन दोनों के बीच में बैलेंस का काम करती है. ठीक है, तो ईद में मतलब मान लो कि जैसे कि मुझे ज्वेलरी चाहिए कोई डायमंड की, बट मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरी इच्छा इतनी ज़्यादा है कि मैं चोरी करके भी अपनी उस ईद को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ. मतलब चोरी करके कहीं से ये डायमंड ले आऊँ या फिर पैसे चुरा लूँ, उससे कर लूँ. लेकिन सुपर ईगो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करेगी और बोलेगी अंदर से कि नहीं, आपको चोरी नहीं करनी है क्योंकि वो मोरालिटी के खिलाफ है. तो अब ईगो इन दोनों के जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में, उसके बीच में बैलेंस बैठाती है. ईगो हमसे बोलेगी कि आप किसी से उधार ले सकते हो अभी और बाद में उसको रिटर्न कर सकते हो. तो ये कोई बीच का रास्ता ढूंढती है. तो क्वेश्चन का ये बोलना है कि अगर ईगो ईद के ऊपर कंट्रोल कर पाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर ईगो बोलेंगे, प्लेजर प्रिंसिपल बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे या रिप्रेशन बोलेंगे? तो आपको पता है जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हावी हो जाती है या उसको दबाने की कोशिश करती है तो उसको हम रिप्रेशन बोलते हैं. ईद मतलब हमारी सारी इच्छाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इच्छाओं को जब हम दबाएंगे तो उसको ही हम कहते हैं ईगो. ईगो के थ्रू हम क्या करते हैं? दबाते हैं उसको. ठीक है, अदरवाइज हम सारे बुरे काम करने लग जाएंगे. तो आंसर है डी. नेक्स्ट, द लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ इन लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ. आपको पता है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कुछ मुख्य गुण दिए थे, कुछ मुख्य नियम दिए थे और कुछ गौण नियम दिए थे, है ना. मतलब कुछ सपोर्टिव थे रूल उनके और कुछ मेन रूल थे. ठीक है, तो लॉ थे, सॉरी. तो उन्होंने एक लॉ दिया था यूज़ एंड डिसयूज़ का. वो किस प्रिंसिपल के अंदर आता है? लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर आता है, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के, नन ऑफ द अबव. तो आपको आई होप ये आंसर पता होगा, बहुत ईजी है ना. तो ये आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर. एक्सरसाइज का मतलब होता है जब भी हम कोई काम को कंटिन्यूसली करते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तो वो यूज़ में रहेगी. मतलब अगर हमारे ऊपर किसी ने कुछ सिखाया गया है, हमने कोई नई चीज़ सीखी, अगर हम उसको यूज़ करते रहेंगे, एक्सरसाइज में लाते रहेंगे अपनी, तो यूज़फुल बनेगी. लेकिन अगर उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में नहीं लेके आएंगे तो वो डिसयूज़ हो जाएगी. मतलब उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा हमारी लाइफ में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, in Pavlov's experiment, the dog salivated not only when meat powder was placed directly in the mouth but also well before that. मतलब आपको पता है पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर जिसमें उसको मीट दिखाकर क्या कराया जाता है? सैलिवेट करवाया जाता है उसको, है ना, और लार निकलती है उसकी. तो वो बोल रहा है कि जब उसको मीट का पाउडर दिखाया जाता है तब तो उसके मुंह में लार आती है, लेकिन उससे पहले भी आती थी. एग्जाम्पल, जब ट्रेनर फुट स्टेप मतलब जब ट्रेनर के पैरों की आवाज़ आती थी सीढ़ियों से नीचे उतरने की, तो तभी भी उसके लार आ जाती थी, चाहे वो मीट आया हो या ना आया हो. वो किस वजह से आती थी? एक्सटिंक्शन की वजह से, कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से, कंडीशनड
रिफ्लेक्स की वजह से या रेडीनेस की वजह से। ये सारी कुछ टर्म्स है जो कि यूज़ करी थी, ठीक है। सी है इसका आंसर। देखो पैवलोव ने बोला था कि जो डॉग है उसको आप कुछ टाइम तक कंडीशन करो। कंडीशन का मतलब होता है कि किसी को रेडी करना है ना, किसी चीज़ के लिए कंडीशन करना। जैसे किसी को डांस नहीं आता है तो डांस में उसको क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करवाते हैं, कंडीशन देते हैं उसको, है ना। तो ऐसे ही डॉग को सिखाया गया था कि जैसे ही कोई ट्रेनर नीचे को आएगा या उसके फुट स्टेप की आवाज़ आएगी तो दैट मीन्स वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, मीट लेके आ रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेनर बिना मीट के आया लेकिन फिर भी डॉग के माउथ से क्या आया, लार आया। वो इसीलिए आया क्योंकि हमने उसकी एसोशिएट कर दिया था उसके माइंड को उसके ट्रेनर के फुट स्टेप से और साथ में उस मीट से। तो जब भी ट्रेनर के फुट स्टेप की आवाज़ आती थी डॉग को लगता था मीट आ रहा है उसके लिए, जिसकी वजह से ये क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स है। मतलब हमने उसको इस तरीके से ढाल दिया है कि वो ये काम करे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से थ्योरी पूरी समझा दूँगी। नेक्स्ट, कॉग्निशन डेवलप्स थ्रू द constant process of interaction between childs and environment. This principle reflect. देखो भाई कॉग्निशन जो होता है वो हमारा डेवलप होता है। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान। हमारा जो माइंड है या संज्ञान है वो डेवलप होता है कांस्टेंट इंटरेक्शन के बाद। किस किस के बीच में होता है वो इंटरेक्शन, चाइल्ड के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। ऐसा किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ने, टॉलमैन सिंगल लर्निंग, कोहलर लर्निंग। देखो भाई कोहलर ने तो इंसाइट लर्निंग दी थी। इंसाइट लर्निंग में क्या था कि अचानक ही बच्चे को कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता बट सडनली से उसके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है आंसर, तो ये तो नहीं है। जब भी कॉग्निशन की बात आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे पियाजे के साथ चले जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या होता है, पियाजे ही होता है, क्योंकि पियाजे ने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। हालांकि उसने इन्वायरमेंट, सोशल इंटरेक्शन को थोड़ा कम महत्व दिया था, लेकिन यहाँ पर कॉग्निशन की बात हो रही है तो कॉग्निशन के लिए हम पियाजे के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका थॉर्नडाइक, पियाजे। थॉर्नडाइक ने तो हमारी ट्रायल एंड एरर दी थी, उसमें कोई भी इन्वायरमेंट से या उसका रिलेशन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन इज अंडर एस्टिमेटेड इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे संज्ञान का निर्माण। तो पियाजे के अनुसार उसने 4 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, जिनमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक कौन सी नहीं है, ठीक है। तो पियाजे ने सोशल एक्सपीरियंस को दिया था इंपॉर्टेंस, मैच्योरेशन को भी दिया था, एक्टिविटी को भी दिया था, लैंग्वेज को उन्होंने कोई भी जोर नहीं दिया था। उनके अनुसार लैंग्वेज हो या ना हो, अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना है तो वो लैंग्वेज के बिना भी कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नहीं बोल पाते या नहीं सुन पाते वो लोग नहीं सीखते, ठीक है, ये इनका मानना था। तो इन्होंने लैंग्वेज को सबसे कम महत्व दिया है। नेक्स्ट, द कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज़, ठीक है। मतलब चिल्ड्रन जो हैं वो लड़ाई झगड़ा सीखते हैं मूवीज़ से। मे बी ड्राइव्ड ऑन द वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि बच्चे जो है मूवीज़ के थ्रू वायलेंट बिहेवियर सीखते हैं, किसने बोला है? तो आपको पता है किसने बोला है, एल्बर्ट बंड्यूरा। बंड्यूरा ने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि बच्चे एमिट करके सीखते हैं, मतलब लोगों की नकल करके सीखते हैं चीज़ों को, है ना। तो उन्होंने बोला था बच्चे जैसे मूवीज़ में देखते हैं, जैसे सलमान खान का कुछ भी सीन देखा, जैसे शर्टलेस होना या बॉडी बनाना, तो बच्चे भी उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये एल्बर्ट बंड्यूरा ने कहा था अपनी थ्योरी में, ठीक है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, मतलब किसी को वो पनिश करना, है ना, या फिर किसी को मोटिवेशन देना, कुछ भी। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है उसको बाहर से कुछ मोटिवेट करना। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट का मतलब है जो कि बस कभी कभी हम लोग देते हैं, रेगुलर नहीं देते हैं, ठीक है। वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहाँ अच्छा होता है? ट्रेनिंग, एनिमल्स को ट्रेनिंग देने में, या फिर इज़ मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, इज़ लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, या फिर कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम। देखो भाई, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप बच्चे को लगातार शाबाशी दे रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि आप लगातार उस बच्चे को शाबाशी दे रहे हो। उसने एक क्वेश्चन सही करा तो भी वेल डन, 2 करे तो भी वेल डन, 100 लाया तो भी वेल डन, 90 लाया तो भी वेल डन। तो उससे क्या होता है, बच्चे को पता है कि ठीक है यार मुझे तो मिलना ही है, तो वो लीनियंट हो जाता है। लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? बी वाला ऑप्शन सही है, इज़ मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि आपको पता नहीं है आपको कब उसका फल मिलने वाला है ना, जो आपने रिजल्ट दिया है।
तो टीचर किसी टाइम आपको वेरी गुड बोल भी सकते हो, किसी टाइम नहीं भी बोल सकते, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे कि मैं वो वेरी गुड सुनूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट में आपको पता है जो कि इनसाइट लर्निंग दी थी, है ना, चिंपांजी वाली इनसाइट लर्निंग दी थी, इसमें कौन सा साइकोलॉजिस्ट नहीं है? वुंट, कोहलर, कोफका, वर्दहाइमर। आंसर आपको पता ही होगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तीनों क्या हैं? गेस्टाल्टवादी हैं, लेकिन जो वुंट है, विलियम वुंट जो है हमारे, वो बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, इनको बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, विलियम वुंट को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ चाइल्ड्स पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखो, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है? बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है कि मतलब आप जब अपने हाथों को या अपने पैरों को या अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो किस में आएगा? ठीक है, तो इसमें से बेस्ट कहाँ पर हो रहा है? तो इसमें बेस्ट कहाँ पर हो रहा है? ओरेटर, मतलब कि बोलने में। पॉलिटिकल रीडर है कोई, तो उसमें सर्जन या पोइट। तो इसमें आपको पता है जो बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब हमारी जो बॉडी है वो सर्जन की यूज़ होती है, हाथ वाथ जहाँ पर कि वो सर्जरी कर रहा होता है। तो ये बेस्ट मतलब हाईएस्ट स्टेज है जहाँ पर कि आप बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को पा लेते हो, है ना, मतलब बॉडी से आप कोई काम कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्जन। ठीक है, आई होप आपने बहुत अच्छे से स्कोर करा होगा इस टेस्ट में। अपने मार्क्स को आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरा चैनल, सो दैट मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।